जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सिविल एविएशन सेक्टर, नागरिक उड्डयन क्षेत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी था और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल एविएशन सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। पहले हम नॉर्मल या यूजुअल वे में जान लेते हैं कि जो जनरल सिविल एविएशन सेक्टर है उसके बारे में एक ब्रीफिंग देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे यूपी के बारे में कि यूपी में क्या सिनेरियो है सिविल एविएशन सेक्टर का, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ तक सिविल एविएशन का मैटर है वो एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है और ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आएगा। जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज इन उत्तर प्रदेश या रेलवे सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, रोडवेज सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, तो उसी में ये तीसरी कड़ी हमारी हो जाएगी सिविल एविएशन सेक्टर। तो पहले इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया का क्या स्थान है, क्या रोल है सिविल एविएशन सेक्टर में। सिविल एविएशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसको हम तीन भागों में एयरलाइंस को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शेड्यूल्ड एयरलाइंस, दूसरे नॉन शेड्यूल्ड, तीसरे नंबर में कार्गो। तो सिविल एविएशन सेक्टर को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक शेड्यूल्ड एयरलाइंस जो भी जहाज, जो भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं या हेलीकॉप्टर्स या कार्गोज, उन सारे को मिला करके हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एक पे हो जाएगा शेड्यूल्ड एयरलाइंस। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा नॉन शेड्यूल्ड। तीसरे नंबर पे जो है एयर कार्गोस। एयर कार्गोस, ये तीन तरह से हमने क्लासिफाई किया एयरलाइंस को। ये जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस है इसको फर्दर हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक एयरलाइंस और दूसरे नंबर के इंटरनेशनल। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो ओनली और ओनली इंडिया के सिटीज़ को ही कनेक्ट करती हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में जहाज़ें उड़ती हैं या उड़ान भरती हैं, उसको कहते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस। ऐसे इंटरनेशनल एयरलाइंस से तात्पर्य है कि वो हवाई जहाज़ या वो एरोप्लेन्स जो इंडियन सिटीज़ को फॉरेन या एब्रॉड किसी दूसरी सिटीज़ से जोड़ती हैं या कनेक्ट करती हैं, या जहाज़ यहाँ से उड़ करके वहाँ जाती है, ऐसा समझिए, तो उसको इंटरनेशनल एयरलाइंस कहते हैं। एयरलाइंस की तरह इसी आधार पे हम एयरपोर्ट्स को भी डिवाइड कर दिए, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से तात्पर्य है कि वो एयरपोर्ट जिसमें ओनली और ओनली इंडिया के भीतर ही उड़ने वाले जहाज या तो टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तात्पर्य क्या है कि जहाँ पे डोमेस्टिक के अलावा विदेशों में भी जहाज उड़ करके उड़ानें भरती हैं विदेशों में जाने के लिए, उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहते हैं। ठीक, ऐसे नॉन शेड्यूल से मतलब क्या है, जैसे कि आपका चार्टर हो गया, प्राइवेट में कोई वो हायर करते हैं प्लेन वगैरह, या जो कंपनी के लिए इलेक्शन में नेता लोग चलते हैं, ये सारे के सारे नॉन शेड्यूल में आएंगे। हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हो जाएंगे। कार्गोज भी हैं, ये आपका जो है एक तरह से फ्राइट्स या गुड्स वगैरह की को कैरी करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उड़ानें भरती हैं, तो इसको एयर कार्गोज कह सकते हैं। इस कड़ी में हम अब चलते हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया का क्या सिनेरियो है या सिचुएशन है। इंडिया का सिनेरियो, जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है एयरलाइंस में पूरी दुनिया में, तो इंडिया तीसरे स्थान पे है।
पूरी दुनिया के एयरलाइन डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात की जाए तो इंडिया तीसरे स्थान पे है। इंडिया जो है पूरी दुनिया में थर्ड नंबर का डोमेस्टिक एयर मार्केट इसको कह सकते हैं कुछ इस तरह से। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक India is the third largest domestic civil aviation market. Civil aviation market. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर की जाए तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इंडिया में जो सिविल एविएशन सेक्टर है बहुत ज़्यादा बूम पे रहा, बहुत ज़्यादा बूस्टअप पे रहा है। अगर 2016-17 से लेकर के 2024-25 तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि पिछले जो एक दशक तक, एक दहाई को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सिविल एविएशन सेक्टर का 10% रहा है अप्रोक्सीमेट, या 10.1%। तो सिविल एविएशन सेक्टर किससे रिलेटेड? पैसेंजर एयरक्राफ्ट का जो ग्रोथ रेट है, पैसेंजर का जो टर्नओवर है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इसका ग्रोथ रेट लास्ट डिकेड में अप्रोक्सीमेटली 10% रिकॉर्ड किया गया है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पैसेंजर वॉल्यूम या पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया रिकॉर्डेड अप्रोक्सीमेटली या अराउंड 10% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है, कुछ इस तरह से पॉइंट हो सकता है कि पैसेंजर जो है एक तरह से ट्रैफिक या एयर ट्रैफिक हैज रिकॉर्डेड around 10% compound annual growth rate year on year over past decade, यानी कि पिछले सालों में। लास्ट जो 10 साल गुजरा है उस पे ईयर ऑन ईयर यानी हर साल का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेट पैसेंजर एयर ट्रैफिक का या पैसेंजर एयरलाइंस का कितना रिकॉर्ड किया गया है? अप्रोक्सीमेटली 10% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं उसकी फ्राइट की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्राइट का भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट और भी हमारा है कि जो ये है, क्या नाम है, अरे ये 10 नहीं 15% है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया मेरा, क्योंकि 10% जो है इंडिया के यूपी के केस में रिकॉर्ड किया गया था, मेरे दिमाग में वही था यूपी वाला। ये 15% जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया है पिछले 10 सालों में। यहाँ 10 साल से तात्पर्य क्या है कि 2016-17 से लेकर के 23-24 तक, यानी कि 10 साल हो गया, लमसम 9 से 10 साल हो गया। ठीक है, तो वो 15% अप्रोक्सीमेट। इस टाइम इंडिया में अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 159 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। तो वो भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, नंबर ऑफ ऑपरेशनल, इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं ऊपर बढ़िया से अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा इसी में ही, नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया
159 हो चुका है 2024 के या जनवरी 2025 के तक, मतलब तो 159 लिख देंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में 159 हो गया है बाई 2024, ठीक है, क्योंकि जनवरी 2025 का डेटा मैंने उठाया और उसके मुताबिक ये आपका जो है 159 एयरपोर्ट हो गया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड, यानी कि एविएशन सेक्टर से रिलेटेड इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बूस्टअप करने के लिए, इस सेक्टर को बूम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यूपी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए और यूपी में क्या सिनेरियो है, और उसी में लास्ट में एक टॉपिक हमारा ये भी हो गया, क्या कारण है कि यूपी के सारे एयरपोर्ट्स जो अभी हाल के दिनों में स्टार्ट किए गए थे वो सारे के सारे फेलियर हो गए या वो तरह शट डाउन हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपी के सारे एयरपोर्ट्स जो अभी पिछले कुछ सालों में पहले, 2 सालों पहले या 1 साल पहले स्टार्ट किए गए थे या इनाग्रेट किए गए थे, वो सारे के सारे शट डाउन होने लगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सिविल एविएशन सेक्टर में चैलेंजेस, यानी अभी हम इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, यूपी के बारे में बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चैलेंजेस। सिविल एविएशन सेक्टर से क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में हम देखेंगे। तो नंबर 1 में इनएडिक्वेट इंफ्रा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पहले बात कर रहे हैं इनएडिक्वेट इंफ्रा, ठीक है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसका कारण क्या है कमी होने का? क्योंकि हाल के दिनों में हमने क्या देखा, जो एविएशन सेक्टर का उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो सिविल एविएशन सेक्टर का एक्सपेंशन होने के कारण हमको एयरक्राफ्ट को पार्किंग करने के लिए स्पेस चाहिए, रनवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए। ये सारे मतलब कि पर्सनल यानी कि इंजीनियर्स चाहिए, पायलट चाहिए, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये सारे के सारे हमको ज़रूरतें पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हाल के दिनों में एविएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो उसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि इनएडिक्वेट इंफ्रा से तात्पर्य यहाँ पे ये है रिसेंट सिविल एविएशन सेक्टर रिक्वायर्ड पोर्ट्स, पोर्ट्स से मतलब एयरपोर्ट्स, एक तो एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो है पार्किंग, जहाँ पे इसको यानी कि प्लेन को या एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाएगा, स्टैंड किया जाता है, तो उस तरह की जगहों की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी पार्किंग बे, क्या कह सकते हैं उसको, पार्किंग बे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पोर्ट्स, पार्किंग बे, और उसके अलावा रनवे स्लॉट्स एंड रनवे स्लॉट्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस केयर से कमी है, ठीक है। तो रिसेंट सिविल एविएशन सेक्टर रिक्वायर्ड पोर्ट्स, पार्किंग बेस एंड रनवे स्लॉट्स। इंडिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे लैंड्स की स्कैर्सिटी एक कमी है और वो सैचुरेशन लेवल तक पहुँचने वाले हैं, यानी उनको फर्दर एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, जैसे मुंबई एयरपोर्ट है, आपका चेन्नई एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं यहाँ पे। फ्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया क्लोज टू saturation level, for example land scarcity in Mumbai airport and Chennai airport, land scarcity
in Mumbai and Chennai airport obstruct the port expansion। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन चारों तरफ से वहां पे आबादी आ गई, आबादी बस गई, इसलिए इन एयरपोर्ट्स को फर्दर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो पहली समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। दूसरी समस्या यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। प्रॉफिट लॉस, जो भी इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं या जो भी एयरलाइंस हैं इंडिया में, सिविल एविएशन सेक्टर है, जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस हो या गवर्नमेंट की, तो एयरलाइंस सारी की सारी बंद हो गई। उनको टाटा ने ही एक तरह से हायर कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी कहीं ना कहीं मार्जिन प्रॉफिट उनका हो रहा है। प्रॉफिट की जो मार्जिन है वो घटती जा रही है दिन ब दिन। तो मार्जिनल प्रॉफिट भी इनका डिक्रीज हो रहा है दिन ब दिन। किसका? जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनका मार्जिनल प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो कह सकते हैं इस पॉइंट को जिस तरह से, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ एयरलाइंस। अब एयरलाइंस का मार्जिनल प्रॉफिट कैसे डिक्रीज हो रहा है? देखिए, जीएसटी के आने से जो एयरलाइंस है, या एक तरह से कह सकते हैं जो पार्ट्स होते हैं, जो इंजन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसकी कॉस्टिंग में एक तरह से महंगा हो गया। तो कॉस्टिंग पे इंपैक्ट प्लस जीएसटी का किस पे? एयरक्राफ्ट पे और आपके उसके पार्ट्स पे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका जीएसटी से संबंधित। तो जीएसटी के इम्पोज होने से जो एयरक्राफ्ट है उसकी कॉस्टिंग और उसके पार्ट पुर्जे की कॉस्टिंग वो महंगी हो गई है कि नहीं? तो कह सकते हैं एक पॉइंट ये भी कि जीएसटी इम्पोजिशन मेक expensive of aircrafts and its spares। स्पेयर्स का मतलब पार्ट पुर्जा, स्पेयर्स का मतलब एयरक्राफ्ट का या एयरलाइंस या जो भी है इंजन उसके जो पार्ट पुर्जे हैं वो महंगे हो गए जैसे ही जीएसटी हमने इम्पोज किया। जीएसटी लगाने से, क्योंकि जीएसटी किसी भी सूरत में आपका 5 to 28% वेरी करती है, जो कि बहुत ह्यूज कॉस्ट पड़ता है एक तरह से इनके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट एक और भी है कि टरबाइन फ्यूल होता है, तो एविएशन टरबाइन फ्यूल वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, टोटल जो एयरलाइंस कोई भी अपना प्लेन ऑपरेट करती है उसका 40% कॉस्ट जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल के द्वारा ही चुकाया जाता है। दूसरी बात हम ये समझिए कि कोई भी प्लेन या कोई भी एयरलाइंस जो भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, एक सिटी से दूसरी जगह ले जाती है, उसके टोटल कॉस्टिंग का एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो 40% कॉस्ट चार्ज करता है। तो बहुत ज्यादा चार्ज पड़ता है। तो एक तरह से कॉस्टली है कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो जीएसटी में नहीं आता, वो नॉर्मल टैक्स उस पर लगता है, वो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता या जीएसटी के घेरे में नहीं आता। ऐसा समझिए, जीएसटी के घेरे में एविएशन टरबाइन फ्यूल नहीं आता, जिसकी वजह से उस पर हाई चार्ज पड़ता है टैक्स का। और टैक्स उसका 30 से 40% या उससे ज़्यादा इस तरह से पड़ता है, 40 to 60% एविएशन टरबाइन फ्यूल का टैक्स भी पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल, इससे अगर बात की जाए तो एविएशन टरबाइन फ्यूल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, चार्जिंग कॉस्ट
ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कितना परसेंट? अप्रोक्सीमेटली 40%, अप्रोक्सीमेटली 40%। ठीक है, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल चार्जिंग कॉस्ट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, जितनी भी लागत लग रही है, उसका 40% लागत आपकी खाली फ्यूल पे चला जा रहा है। उस फ्यूल को कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि आपका मिट्टी का तेल जो होता है, उसी तरह से समझिए, उसी का रिफाइंड वर्जन ही है एक्चुअल में, ये है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके अलावा बहुत इंटेंस कंपटीशन है आपस में, जो एयरलाइंस हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इसी में, 2 के बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया, इंटेंस कंपटीशन एंड प्राइस सेंसिटिविटी है ना। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपस में जो एयरलाइंस हैं उनके भी कंपटीशंस हैं, जिसके कारण ये प्रॉफिट्स को उतना ज़्यादा कमा नहीं पाते, इनका मार्जिन घट जाता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा लेक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। क्या है? लेक ऑफ स्किल्ड पर्सनल में देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। लेक ऑफ स्किल्ड पर्सोनल, जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं उसकी भी कमी है इंडिया में, जैसे कि पायलट्स, इंजीनियर्स, सिविल एविएशन से रिलेटेड जो इंजीनियर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स हो गए। अब तो सारा का सारा डिजिटल सिस्टम है, एआई से रन होता है, तो उस तरह के एक्सपर्ट की भी कमी है अपने यहाँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ स्किल पर्सनल, तो शॉर्टेज ऑफ पायलट्स, इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ये सारे के सारे आपके पास कहीं ना कहीं कमियां हैं। लो एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है लो एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन। बहुत ज्यादा इसका नेटवर्क जो है हर टाउन में कनेक्ट नहीं है, हर टाउन में पोर्ट्स नहीं है, तो पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है। उसके अलावा जो अर्बन पॉकेट्स हैं, जो मेट्रोज भी हैं इंडिया के, उसमें एक बड़ी जनसंख्या जो कि मिडिल ऑर्डर कहलाती है या लोअर मिडिल कहलाती है, वो इसके बजाय बस यानी रोड और रेलवे के थ्रू जो है ट्रेवल करना ज़्यादा प्रीफर करती है। ठीक है, तो एक तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, तो ये लो एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन में हम कह सकते हैं लेस पैसेंजर डिमांड। क्या हो जाएगा इसमें एक पॉइंट हमारा? लेस पैसेंजर डिमांड। दूसरी भाषा में ये कहा जाए कि लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है इसको बियर करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया का, वो इसके बजाय अल्टरनेट जो सोर्स हैं उसको प्रीफर करता है चलने फिरने के लिए, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मिडिल ऑर्डर, मिडिल क्लास प्रीफर रोडवेज एंड रेलवेज।
रोडवेज और रेलवेज को ही ज़्यादातर मिडिल क्लास प्रेफर करती है। इसके कारण क्या है, ये लो एयरपोर्ट पेनिट्रेशन है, मतलब क्या कहते हैं, एयर ट्रेवल पेनिट्रेशन लो कम है। एक तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, यानी कि पैसेंजर की तरफ से डिमांड कम है। दूसरा कारण क्या है इसी का, कि जो मिडिल ऑर्डर है वो रोडवेज की थ्रू और रेलवे के थ्रू चलना ज़्यादा पसंद करती है, और अफोर्डेबिलिटी फैक्टर्स हो गया ये सारा का सारा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रूपी फ्लक्चुएशन। रूपी फ्लक्चुएशन, रूपी फ्लक्चुएशन से तात्पर्य क्या है कि जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सॉरी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जब वो विदेशों में जाती हैं तो उनको पार्किंग करने के लिए या कोई पार्ट पुर्जा खरीदने के लिए या जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल वगैरह भराने के लिए सारा पेमेंट किस में करना पड़ता है, डॉलर के टर्म में करना पड़ता है। जिसके कारण रुपया अगर हमारा यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी भरपाई उनको भी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो रूपी फ्लक्चुएशन यानी कि डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज आल्सो अफेक्टेड द इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपका डिप्रिसिएशन एडवर्सली इफेक्ट एयरलाइन कैरियर्स। डिप्रिसिएशन adversely affects एयरलाइन कैरियर्स। अब डिप्रिसिएशन किसका, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। रुपीज की जो वैल्यू दिन ब दिन डॉलर के टर्म में घटती जा रही है, क्योंकि सारे पेमेंट्स आपके डॉलर के टर्म में होंगे। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेमेंट मेड बाय द डॉलर फॉर पार्किंग, ठीक है, फॉर परचेजिंग एविएशन फ्यूल एटसेट्रा। तो वो सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेफ्टी कॉन्सर्न्स है, पांचवें के बाद छठा नंबर का है सेफ्टी कॉन्सर्न्स। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था इंडिया में। अभी अहमदाबाद से एक फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, और वो जैसे उड़ी तुरंत जो है टेक ऑफ करते ही वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो क्रैश कर गई। तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह से कहेंगे कि रनवे एक्सकर्जन, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ रनवे एक्सकर्जन, ड्यू टू रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ रनवे एक्सकर्जन lag in air traffic signal and lag in air ट्रैफिक सिग्नल। देखिए, ये रनवे एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है कि जो रनवे बना होता है जिसपे कि प्लेन अपना टेक ऑफ करती हैं या एक तरह से लैंडिंग करती हैं, तो एक पार्टिकुलर पैटर्न पे ऐसे पट्टी बनी रहती है, उसी पे उनको चलनी रहती है। तो कभी कभी अपनी रनवे से दूसरे रनवे में वो क्रॉस कर जाती हैं। रनवे अगर छोटा है वो भी एक फैक्टर है। दूसरी रनवे में चली जाएंगी तो वहां से ऑलरेडी कोई एयरक्राफ्ट अगर पार्क की हुई है तो उससे टकरा गई। ठीक है, अभी कहीं पे मैंने सुना, न्यूज़ में पढ़ा कि जैसे कोई प्लेन उतरी और उसके पास जगह कम थी तो यकायक जा करके वो उसके जो भी चक्के थे सारे के सारे ब्लास्ट कर गए। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में सातवां पॉइंट हो जाएगा टेक्निकल ग्लिचेस। क्या हो जाएगा, टेक्निकल ग्लिचेस। टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब अभी हाल में हमने देखा था, जो दिल्ली में 7-8 घंटे के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्सों को रोक दिया गया था, तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हुआ था। तो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो है क्रैश हो गया था उस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सातवां पॉइंट हो जाएगा, टेक्निकल ग्लिचेस। फॉर एग्जांपल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जो है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम क्रैश्ड। फॉर एग्जांपल,
ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, मैसेज स्विचिंग सिस्टम, मैसेज स्विचिंग सिस्टम was created in इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स, दिल्ली। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स है वहां पे मैसेज स्विचिंग सिस्टम, ठीक है, वो क्लैश कर गया था और जिसके कारण क्या है सारी फ्लाइटें वहां पे डिले हो गई थी 7-8 घंटे के लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से और इसको सफ़र करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, खाली उनको बस हम हेडिंग ही देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यूपी की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस इंडिया के चैलेंजेस हों व स्टेट के चैलेंजेस हैं, दोनों सिमिलर रहेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर ही यूपी है। तो जो समस्याएं यूपी की इंडिया की होंगी वो ऑटोमेटिक यूपी पे अप्लाई होंगी, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी कड़ी में हो जाएगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन से रिलेटेड, इस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए, क्या क्या नए नए कदम उठाए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन सिविल एविएशन सेक्टर, ठीक है, हमारा टॉपिक हो जाएगा इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स किससे रिलेटेड, सिविल एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर। सिविल एविएशन को बूस्टअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी लाई गई है 2016 में। तो पहला क्या हो जाएगा, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। देखिए कोई भी पॉलिसी जो आती है उसको एक्चुअलाइज करने के लिए, उसको रियलाइज कराने के लिए या ग्रास रूट पे उतारने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीमें लॉन्च की जाती हैं। क्या लॉन्च की जाती हैं, स्कीमें लॉन्च की जाती हैं पॉलिसीज को ग्राउंड पे उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले नंबर पे गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बनाती है फ्यूचर से रिलेटेड कि हमको फ्यूचर में क्या क्या करना है, ठीक है। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिसी हो, खाली यही नहीं नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, कोई भी पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट अगर बनाती है तो एक तरह से ये विजनरी डॉक्यूमेंट्स होता है। पॉलिसी क्या है, दिस इज द विजनरी डॉक्यूमेंट्स दैट डिसाइड, दैट डिमार्केट्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एनी सेक्टर। पॉलिसी क्या है, दिस इज द विजनरी डॉक्यूमेंट्स of any government, of any agency, any organization that decide the future course of action। यानी कि हमको भविष्य में कौन कौन सा कार्य करना है और कैसे कैसे उस टारगेट को अचीव करना है, उससे रिलेटेड, तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उसको हम पॉलिसी कहते हैं। इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, स्कीमें लॉन्च करती हैं। जैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्या नाम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपका आरसीएस। आरसीएस को दूसरी भाषा में कहा जाता है उड़ान। क्या कहते हैं आरसीएस को, उड़ान। उड़ान को अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है।
तो इसी पॉलिसी के अंतर्गत एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उसका नाम था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और इस स्कीम को दूसरी भाषा में जो नाम दिया गया, उड़ान, ठीक है, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी के लिए या एयरवेज कनेक्टिविटी के लिए, तो रीजनल एयरवेज कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल एयरवेज को एक्सपेंड करने के लिए, डोमेस्टिक सिविल एविएशन को बूस्टअप करने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सिविल एविएशन पेनिट्रेशन के लिए डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए गए। इसके अंतर्गत बहुत सारी एयरपोर्ट्स जो बनाए गए, वहां पे फ्लाइटों को उड़ाने के लिए सब्सिडाइज रेट पे फेयर को गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम थी गवर्नमेंट की। नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019, नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, एफडीआई। एफडीआई को भी लिबरलाइज किया गया। 100% एफडीआई गवर्नमेंट रूट के थ्रू जो है अप्रूव कर दिया गया, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49%, ठीक है। तो एफडीआई को एक तरह से इसके अंतर्गत लिबरलाइज किया गया। तो कह सकते हैं इसको हम कि 100% एफडीआई अलाउड थ्रू गवर्नमेंट रूट्स एंड 49% एफडीआई अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। उसके अलावा जो है कुछ गवर्नमेंट ने क्या किए, ट्रिपल पी के थ्रू एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट का काम एक इनिशिएटिव उठाया कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बेटर मैनेज करने के लिए ट्रिपल पी के थ्रू उनको जो है अलॉट किया गया, ठीक है। तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट थ्रू ट्रिपल पी, इस तरह से कह सकते हैं इसको, एयरपोर्ट मैनेजमेंट थ्रू ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब कि वही पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू एयरपोर्ट्स को मैनेज किया जाएगा, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे तो एक तरह से और ज़्यादा इसकी इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गगन। गगन को भी लॉन्च किया गया इसी के लिए। क्या है गगन? ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। गगन जो है ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों का मिक्स प्रोजेक्ट है एक तरह से। नेक्स्ट हमारा 5वें के बाद 6ठे नंबर हो जाएगा गगन। तो जीपीएस एडेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। मतलब कि जो नेविगेशन है, यानी कि जो टेक ऑफ है, लैंडिंग है, फ्लाइट जो उड़ रही है हवा में, उन सबको मैनेज करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए एक तरह से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया और उसका सहारा लिया जाएगा। तो कम्युनिकेशन एक तरह से आसानी से, जो भी पायलट होगा और जो आपका एयरपोर्ट है, वो कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो उसके लिए गगन को, ये इसरो का और उसका क्या कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो, इन दोनों का मिक्स प्रोजेक्ट है ये। अब हम चलते हैं यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या यूपी की सिचुएशन है सिविल एविएशन से संबंधित। ये तो सेंटर से रिलेटेड हो गई, जो कि हमको जानना जरूरी था, क्योंकि यूपी भी उसी में है। और चैलेंजेस मेनली तो हर जगह यूज होते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट उससे लाभान्वित होती है, फ़ायदा उठाती है या भी बेनिफिशियरी होती है, और वो स्टेट के लिए ही या स्टेट की जनता के लिए ही की जाती है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। अब यूपी का सिनेरियो क्या है सिविल एविएशन के बारे में। यूपी सिनेरियो सिविल एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन। देखिए
उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में बहुत ही सेंट्रल लोकेशन पे है। यूपी के बहुत सारे शहर इंडिया से या इंडिया के जो मेजर मेट्रोज हैं उससे और दुनिया भर के जो मेजर मेट्रो सिटीज हैं उससे वेल कनेक्टेड है। तो पहला पॉइंट ये हो गया यूपी का लोकेशन। पहले नंबर मतलब एरिया, लोकेशन, उसके बारे में बात किया जाएगा। किसी भी आपको इंफॉर्मेशन लिखना कोई भी, तो पहले नंबर पे यूपी का क्या बताना पड़ेगा, यूपी का लोकेशन यानी ज्योग्राफी, उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसमें पोटेंशियल है। तो यहां पे इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर में इसके पॉपुलेशन से रिलेटेड चले जाएंगे तुरंत हम, तो सिस्टमैटिक वे में ही ऐसे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा यूपी सिनेरियो के बारे में, सिविल एविएशन के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है एक तरह से बहुत ही सेंट्रल लोकेटेड है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं इस तरह से हम कुछ, स्टेट इज सेंट्रली लोकेटेड एंड वेल कनेक्टेड with major metros of India like Delhi, Kolkata, Mumbai, Bangalore. Delhi, Mumbai, Kolkata एंड बेंगलोर। इन शहरों से उत्तर प्रदेश वेल कनेक्टेड है, ठीक है। अगर दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया के जितने भी मेजर मेट्रो शहर हैं उनमें यूपी से फ्लाइटें रेगुलर उड़ती रहती हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, फ्लाइट्स from the cities of Uttar Pradesh frequently moving towards गल्फ जो है यानी कि मिडिल ईस्ट, वहां के लिए तो बहुत ज्यादा फ्लाइटें जाती हैं। मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाइटें इसलिए जाती हैं इंडिया सॉरी यूपी से, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जाकर के जॉब्स करते हैं, यानी कि लेबर कैटेगरी जो है, सेमी स्किल्ड वाला वर्क में मोस्टली, और कुछ हाजी जो हज करने जाते हैं साल में, वो भी एक फैक्टर है। तो लखनऊ से वाराणसी से फ्लाइटें उड़ती रहती हैं हाजियों की भी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द मिडिल ईस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एंड ईस्टर्न एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो इन सब जगहों पे यूपी से फ्लाइटें उड़ती रहती हैं और यूपी के शहर जो है इनसे वेल कनेक्टेड है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यूपी के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो खुद अपने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। तो यूपी की क्या है कि पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा एक तरह से मैसिव पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यूपी खुद अपने में एक मार्केट है, सिविल एविएशन का मार्केट, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो लेबर मार्केट भी रहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर मार्केट एंड लेबर मार्केट दोनों तरह का मार्केट यूपी है। तो इसको हम इस तरह से कह लिख सकते हैं कि विद पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन, कितना 240 मिलियन जनसंख्या यूपी की है, जिसकी वजह से यह ऑफर करता है दोनों मार्केट को, कंज्यूमर मार्केट एंड लेबर मार्केट, ठीक है।
विद ए पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन, यानी कि 24 करोड़ जनसंख्या यूपी में है। स्टेट ऑफर्स एज ए कंज्यूमर मार्केट एंड लेबर मार्केट फॉर सिविल एविएशन सेक्टर। ठीक है, तो सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने में यूपी का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। और पूरे इंडिया के जो पैसेंजर ट्रैफिक हैं उनमें जो है उत्तर प्रदेश के जो पैसेंजर थे वो आपके 142 लाख थे। ठीक है, तो स्टेट शेयर इन टोटल पैसेंजर ट्रैफिक ऑफ इंडिया में कितने पैसेंजर यूपी के थे? अप्रोक्सीमेटली 142 लाख पैसेंजर यूपी से हैं जो कि ट्रेवल करते हैं आपका एयरलाइन से। ठीक है, 142 लाख पैसेंजर हैं। तो स्टेट शेयर इन टोटल पैसेंजर ट्रैफिक ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, टोटल पैसेंजर ट्रैफिक ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया कितना? अप्रोक्सीमेट 142 लाख 2024-25 में। ठीक है, 2024 और 25 में 2024-25 में सिविल एविएशन का जो पैसेंजर की अगर बात की जाए तो यूपी से जो पैसेंजर आने या जाने वाले थे टोटल कितने थे? 142 लाख थे। इस 142 लाख में 129 जो है आपका लाख डोमेस्टिक पैसेंजर हैं, 129 लाख जो है आपका डोमेस्टिक, और 12 लाख आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेवल है। 12 लाख जो है आपका एयर ट्रेवल बाय इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेवलर जो है 12 लाख थे 2024-25 में, और डोमेस्टिक ट्रेवलर जो है, ठीक है, तो 12 लाख जो है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, 12 लाख इंटरनेशनल ट्रेवलर, ऐसा कहीं ज्यादा सही रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेवलर या एयर ट्रेवलर जो भी कह लीजिए, 12 लाख जो है आपका एयर ट्रेवलर। ठीक है, तो टोटल 2024-25 में 142 लाख लोगों ने इंडिया में एयरलाइंस को यूज किया या एयर ट्रेवलर थे। उस 142 लाख एयर ट्रेवलर्स में इंडिया में टोटल डोमेस्टिक ट्रेवलर्स आपके 129 लाख थे, जबकि इंटरनेशनल ट्रेवलर आपके 12 लाख थे। ये पॉइंट हो गई आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, तो यूपी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये पैसेंजर का, एयर ट्रेवल जो है पैसेंजर का या एयर ट्रेवलर क्या कहते हैं, एयरलाइंस के द्वारा उड़ने चलने वाले जो भी ट्रेवलर्स हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में 10% रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो एयरलाइंस का या एयर ट्रेवल का ग्रोथ रेट या एयर ट्रेवल पैसेंजर का ग्रोथ रेट कितना रिकॉर्ड किया गया इंडिया में? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 10% रिकॉर्ड किया गया था पिछले 10 सालों में। 10 सालों से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि 2016-17 से लेकर के 24
25 तक। ठीक है, तो कह सकते हैं इस पॉइंट को टोटल एयर ट्रैफिक ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, टोटल एयर ट्रैफिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट was recorded या posted at 10% in past decade। पिछले जो 10 साल गुजरे हैं उसमें 10% के हिसाब से पूरे यूपी के जो एयर पैसेंजर्स हैं, एयर ट्रैवल पैसेंजर, उनका ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। अगर कार्गो की बात की जाए, एयर कार्गो की, कार्गो के मतलब कि एयर के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा, प्लेन के द्वारा जो हम माल कहीं से कहीं गुड भेजते हैं, तो यूपी में 19% के हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है। ठीक है, तो एयर कार्गो उसकी अगर बात की जाए तो 19% के हिसाब से ग्रोथ रेट हमारा रिकॉर्ड किया गया है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एयर कार्गो वॉल्यूम, इसमें हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 19% रिकॉर्ड किया गया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 19% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ओवर पास्ट डिकेड, यानी कि पिछली जो दहाई गुजर गई है उसमें साल दर साल की अगर बात की जाए, हर साल ग्रोथ रेट कंपाउंड के हिसाब से 19% एयर कार्गो का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया है। अगर टनेज की बात की जाए, कितना टन जो है आपका कार्गो ट्रांसफर हुआ है, तो ये आपका जो है 28,360 मेट्रिक टन जो है कार्गो एक तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया एयरलाइंस के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा। ये ज़्यादा डेटा हो जाएगा इसलिए इसको रोक देते हैं। अब देखिए, एयर पैसेंजर जो काजेस क्या हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा हो जाता है। ये स्टैटिकल इंफॉर्मेशन था जो कि जानना ज़रूरी होता है हर बंदे को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन, यही आपका एक लिक्विडेटिव डिक्योरेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपकी राइटिंग को एक तरह से मोज़ैक वर्क की तरह या पैच वर्क, मोज़ैक वर्क की तरह डिक्योरेटिव बनाते हैं। इन स्टैटिक को जानना ज़रूरी होता है। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं कि काजेस फॉर राइजिंग एयर पैसेंजर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है कि causes for rising air passengers in past या past few years है नहीं, या कह सकते हैं इन रिसेंट पास्ट। इन रिसेंट पास्ट का मतलब अभी जो पिछले 5-7 साल गुजरे हैं उन दिनों में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में एयर पैसेंजर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उसका कारण क्या है? तो उसके कारण के अंतर्गत हम देखते हैं तो क्या क्या कारण है उसको सिस्टमैटिक देखेंगे। एक तो एयर जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसको अपग्रेड किया गया, पहला पॉइंट। एयरपोर्ट्स वगैरह का एक्सपेंशन हुआ, दूसरा पॉइंट। एयरपोर्ट्स या सिविल एविएशन सेक्टर का पेनिट्रेशन हुआ, तीसरा पॉइंट। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किए, नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे के सारे सिस्टमैटिक पॉइंट्स हैं। तो काजेस फॉर राइजिंग एयर पैसेंजर, इसी को हम देखते हैं यहाँ पे। अब तो नंबर 1 पे क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर। क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर।
यूपी में, उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन सेक्टर बहुत ज्यादा बूम हुआ, बूस्टअप हुआ। वजह क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ द एयरपोर्ट्स। क्या है? पहला पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। नंबर 1 पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट्स नेटवर्क, एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट नेटवर्क। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड किए, वो एरिया जो कि फ्लाइटें नहीं जाती हैं, यानी कि अनसर्व्ड, और वो एरिया जहां पे प्रॉपर फ्लाइटें चलती तो थी लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत पर नहीं चलती थी, तो अंडर सर्व्ड। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड किया एयरलाइंस को, एयर टिकट के लिए, एयर फेयर के लिए, जो या फेयर के लिए जो भी टिकट होगा, चार्ज होगा, वो गवर्नमेंट ने बियर करना शुरू किया। किसके द्वारा? अपनी स्कीमों के द्वारा। उड़ान जैसी स्कीमें लॉन्च की रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? गवर्नमेंट कैटालाइटिकल, ठीक है, इनिशिएटिव्स लाइक उड़ान स्कीम। अब गवर्नमेंट ने जो उड़ान जैसी स्कीमें है, तो उसके कारण क्या हुआ कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका क्या है? टारगेट क्या था? टू इंक्रीज रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है। सब्सिडी प्रोवाइड किया गया एयर टिकट के लिए उन एरियाज में जहां पे फ्लाइटें नई नई शुरू की गई थी। ठीक है। वो एरियाज जहां पे फ्लाइटें नई नई शुरू की गई, वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फेयर टू द एयर ट्रेवलर फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। ठीक है। उसके अलावा ये तो मतलब गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्रिएट किए। ठीक है। इंफ्रा, तो एक मतलब बहुत ही ज्यादा जोश और जज्बे, पैशन और एम्बिशन के साथ अगर किसी ने काम किया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारे एयरपोर्ट इस्टेब्लिश किए। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी कुछ इस तरह से कह सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्ट्राइड किया, यानी उसकी तरफ मूव किया बहुत जोश जज्बे के साथ, ताकि उस काम को गति दिया जा सके। तो यहां पे इस तरह से लिखा जाएगा, स्ट्राइड वर्क ऑफ एयरपोर्ट या एयर अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया helps to establish
न्यू एयरपोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। इसको ऊपर लिख देते हैं इस पॉइंट को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछेंगे ही पूछेंगे, आज नहीं तो कल पूछेगा। और ये एकदम पक्का है कि इसमें क्वेश्चन बने ही बने। ठीक है, तो हेल्प्स टू इस्टेब्लिश न्यू एयरपोर्ट, यहां पे हो जाएगा आपका हेल्प्स टू इस्टेब्लिश न्यू एयरपोर्ट्स अक्रॉस स्टेट से तात्पर्य क्या है? उत्तर प्रदेश। उसके अलावा जो पुराने एयरपोर्ट्स थे उनको कई एक को इंटरनेशनल की मान्यता दी गई, एक तो नया खोला गया और जो पुराने थे भी, ठीक है, उनको जो है अपग्रेड करके इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया गया। तो एक पॉइंट ये भी लिख दीजिए यहाँ पे, मोर ओवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज upgraded the domestic airport of the state to the level of या कैटेगरी ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लेवल तो पहुंचाया गया, ये जितने भी एयरपोर्ट्स थे आपके डोमेस्टिक वाले सारे के सारे। तो अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ये आपका 3 हो गया। 4 नंबर का जो पॉइंट है, देखिए, जो टूरिज्म है उसने अपने आप डिमांड क्रिएट किया। क्या है? जो टूरिज्म है, जैसे कुंभ मेला, अयोध्या में राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन, इसके कारण जो टूरिस्ट हैं, रिलीजियस टूरिज्म, वो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी क्रिएट हो जाएगा यहां पे, रिलीजियस टूरिज्म टूर्स इट्स डिमांड इन मेजर सिटीज ऑफ यूपी। ठीक है, मतलब ये रिलीजियस जो टूरिज्म है उसने अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट किया, सिविल एविएशन को लेकर के, सिविल एविएशन का डिमांड क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म में जो है वहां पे उसकी पोटेंशियल थे और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव उठाया, ठीक है, जिसके कारण ये हुआ है। अब ये कहां कहां पे हो सकता है, हम एग्जांपल दे सकते हैं, तो आपका अयोध्या, उसके अलावा काशी यानी वाराणसी, और आपका कुशीनगर है नहीं, बुद्धिज्म के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन्हीं कारणों से ये 4-5 पॉइंट मैंने क्रिएट किया। आपकी हाल के दिनों में हमने देखा कि ये सिविल एविएशन सेक्टर को खूब बूम मिला, खूब बूस्टर मिला, उसके कारण क्या क्या है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये जो हैं उनका परफॉर्मेंस अगर देखते हैं, ये जो हमने लिखे हैं आपका, मतलब कि ऑफ एयरपोर्ट्स। अब एज एग्जांपल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो वाराणसी एयरपोर्ट सबसे टॉप पे बना हुआ है। क्या है? वाराणसी में जो है आपका 40 लाख पैसेंजर लास्ट ईयर जो है कितने आए थे यहाँ पे, 40 लाख है पैसेंजर। वाराणसी में कब? 2024 की बात है। ठीक है, 2024 में यहाँ वाराणसी में 40 लाख पैसेंजर आए गए, मतलब सिविल एविएशन का सेक्टर या एयरलाइंस का यूज किया, एयरपोर्ट का यूज किया। उसके अलावा आपका अयोध्या है, वहां पे 11 लाख पैसेंजर आए थे। अयोध्या में आपके 11 लाख पैसेंजर। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द एयरपोर्ट्स या रिसेंट कंट्रीब्यूशन बाय द एयरपोर्ट्स, या हम कह सकते हैं इसको कुछ इस तरह से भी, रिसेंट कंट्रीब्यूशन बाय ऑफ एयरपोर्ट, है ना,
जो टूरिस्ट हैं या विजिटर्स या एक तरह से ट्रेवलर, एयर ट्रेवलर आपके अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है श्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या का। यहाँ पे 11 लाख जो है आपका पैसेंजर, एयर पैसेंजर, ठीक है, या एयर ट्रेवलर विजिट किए लास्ट ईयर। उसके अलावा आपके प्रयागराज में मुझे लगता है कि 10 लाख थे शायद, प्रयागराज में 10 लाख है, गोरखपुर में 8 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रयाग है। प्रयाग में आपका परफॉर्मेंस कैसा था? 10 लाख विजिटर थे यहाँ पे प्रयाग में। उसके अलावा 4 नंबर मान लीजिए गोरखपुर है। गोरखपुर में भी आपके कितने लाख हैं? 8 लाख थे पैसेंजर, 8 लाख जो है गोरखपुर में भी पैसेंजर थे। उसके अलावा अयोध्या, सॉरी लखनऊ और आपके ये क्या कहते हैं कानपुर, इनका परफॉर्मेंस जो है मॉडरेट था। कैसा परफॉर्मेंस था? मॉडरेट था। किसका? लखनऊ और कानपुर का। ठीक है, मॉडरेट परफॉर्मेंस इनका है। बट स्टडी ग्रोथ, बट रिकॉर्डेड स्टडी ग्रोथ, यानी कंटिन्यूटी मेंटेन है इनके ग्रोथ में, ठीक है। गर्चे ये अलग बात है कि इनका ग्रोथ लेवल बहुत स्काई रॉकेटिंग नहीं है, बहुत हाई लेवल का नहीं है, बट वो कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी मेंटेन है इनके ग्रोथ रेट में। कानपुर वाला जो एयरपोर्ट है आपका लखनऊ वाला एयरपोर्ट था। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस हो गए जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जितने एयरपोर्ट्स हैं जिनका ये जो परफॉर्मेंस है हमने यहाँ पे लिखा, मोस्टली क्या है? रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे। क्या है? मोस्टली क्या था? आपका एक पॉइंट ये भी जान लीजिए, ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो यूपी के थे मोस्टली रिलीजियस टूरिज्म था। तो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या था? मोस्टली रिलीजियस टूरिज्म जो है उसके कारण इतना ज्यादा इसका परफॉर्मेंस बेटर रहा सारे एयरपोर्ट्स का। मोस्ट ऑफ द religious tourist where the contributors in civil passenger या civil air in air passenger followed by खाली रिलीजियस टूरिस्ट ही नहीं आए, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी आते जाने लगे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। फॉलोड बाई ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के तात्पर्य क्या है कि जो पीओपी का काम होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये सारा का सारा काम आपका हैदराबाद का, बेंगलोर का, वो ईस्ट यूपी के लेबर ही देखते हैं। और वो दूरी होने के कारण वो फ्लाइट से मूव कर रहे हैं आज के समय पे, क्योंकि जो कंपनियां होती जहां पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो उनके आने जाने का किराया बियर कर रही हैं। इसके कारण यहाँ पे लेबर फोर्स भी लिखा जाएगा। उन लोगों के आने जाने का, खासकर लखनऊ वाले आपके एयरपोर्ट्स में देखेंगे जो बेंगलोर के लिए फ्लाइट जाती हैं, कानपुर के लिए, जो बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए फ्लाइटें उठती हैं, आपके जो है साउथ के लिए जितनी भी फ्लाइटें जा रही हैं आज के टाइम यूपी से, एक बड़ी जनसंख्या में ये लेबर फोर्स मूव करती है। जैसे पीओपी का कोई वर्कर है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर वर्कर है, कोई प्लम्बर, कोई आपका इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये लेबर फोर्स भी मूव करता है बहुत हद तक। तो ये सारे के सारे यहाँ पे वो थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए ये सारा मतलब कि फैक्टर हो गया। और फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे मतलब कि ये जो एयरपोर्ट्स क्रिएट किए गए
उससे हुआ क्या, उसके बारे में भी अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये जो नए नए एयरपोर्ट्स क्रिएट हुए उसके बारे में जान लें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एयरपोर्ट्स नए नए क्रिएट किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल एविएशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने जनरेट किया, ठीक है, उसके एडवांटेज के बारे में। तो एक पॉइंट ये बन जाएगा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट्स। अब देखिए, एक तो एयरपोर्ट्स क्रिएट होने से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद है ही, तो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रिलेटेड इंफ्रा का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे देखिए आप होटल बनेंगे, बहुत सारे होटल बन जाएंगे आजू बाजू में, जो भी एयरपोर्ट क्रिएट होगा लोगों के रुकने के लिए। होटल के बाद वहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। और रियल इस्टेट, उस एरिया की पूरी रियल इस्टेट, एक तरह से छोटा मोटा टाउन अर्बनाइजेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट तो सिटी में बनता नहीं है, तो छोटा मोटा एक तरह से टाउन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो रियल इस्टेट को भी बूम मिलता है इसके द्वारा, रियल इस्टेट, लोकल रियल इस्टेट, उसको भी बूम मिलेगा। उसके अलावा जो है ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कह सकते हैं लॉजिस्टिक। तो इसमें देखिए आपका ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसेस, इस तरह की चीजों को वहां पे बूस्टअप मिलता है। ट्रेवल से तात्पर्य क्या है कि जो फीडर सर्विसेज होती हैं, जैसे कुछ लोग अपनी, किसी के पास फोर व्हीलर है तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे अपनी फोर व्हीलर लगवा देते हैं चलवाने के लिए किराए पे, किसी को कोई ड्राइवर बिठा दिए, तो ये ट्रेवल इंडस्ट्री ये सब बूस्टअप होती है। कुछ फीडर बसें चलने लगती हैं तो ये सब ट्रेवल में आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब कार्गो वगैरह आने जाने के का बहुत सारा साधन सुविधा बन जाता है, वो सारी की सारी सुविधाएं इस न्यूली एयरपोर्ट में क्रिएट हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसी के कारण ये टूरिज्म को भी बूस्टअप करेगा। टूरिज्म को कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक तरह से होटल, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब ये होटल आ ही गया इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्टअप मिलता है इसके कारण, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्री सेक्टर। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है बूस्टअप मिलेगा। ये जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, रिलेटेड है चाहे या लॉजिस्टिक वगैरह का, तो इन सब के लिए इन्वेस्टर भी आएंगे वहाँ पे। कौन आएगा? इन्वेस्टर्स भी आकर के इन्वेस्ट करने लगेंगे, और ये सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट से कितने ज़्यादा, मतलब आपका एक तरह से सोचिए फायदे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब अगला हमारा जो टॉपिक्स होगा इसी की कड़ी में, और वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगी, कि यूपी में कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स यूपी के पास नेशनल हैं, सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स यूपी के पास हैं, दूसरा पॉइंट, और कितने यूपी के अपने एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स के कितने एयरपोर्ट्स यूपी में हैं, ये हमारा टॉपिक्स होगा। यूपी के अभी 7 एयरपोर्ट्स शटडाउन हो गए, बंद हो गए, उसका कारण क्या है हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।